स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबल क्लासेज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 न्यू एलिमेंट का चैप्टर नंबर है 17, जिसका नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट को हम लाइफलाइन बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो टोटली फॉरेस्ट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, एंड हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेड ऑन ईच अदर, इस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। और डेफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़ को भी हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। एंड लास्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट को हम किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं, किस प्रकार बचा सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक कोई भी वीडियो वॉच करनी है, चाहे वो आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो या एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हो, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 7 लिविंग साइंस की, तो उसमें सारे वीडियोज़ हैं, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। चलो, तो लाइक कर दो वीडियो को और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आप जानते हो फॉरेस्ट क्या होती है। फॉरेस्ट एक टर्म है जिसका मीनिंग्स होता है क्या, ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन डेंस एंड लार्ज एरिया। ठीक है, एक बड़ा एरिया जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों, बहुत सारे छोटे प्लांट्स हों, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मौजूद हो जहाँ पर, तो हम उसको फॉरेस्ट के टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन के द्वारा क्रिएट नहीं होते हैं, या भगवान की देन होती है। ठीक है, इट इज़ नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। और अगर हम फॉरेस्ट की डिफेंस वैसे तो बहुत होती है, बट हम एक बेस्ट डिफाइन को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो, एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम ऑफ और असेंबलीज ऑफ इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि ट्रीज और अदर वुडी वेजिटेशंस के लिए डोमिनेट होता है, वो आपका फॉरेस्ट होता है। ऑल थॉट फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड प्रिमली बाय ट्रीज, पहले क्लासिफाइड करते थे फॉरेस्ट को ट्रीज के थ्रू, ट्रीज का अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे देखें तो फॉरेस्ट में सारी स्पीसीज होती है। ठीक है, इनमें देखो सम स्मॉलर प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक फंगी, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सभी मिलके एक फॉरेस्ट को बनाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। फॉरेस्ट में 90% जो होता है पूरे वर्ल्ड का टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कंटेन होता है। और हम बात कर रहे थे इंटरएक्ट की, तो देखो एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे से यहाँ पर इंटरएक्ट करते हैं। नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक और एवैक्टिक फैक्टर्स भी एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं। देखो, कुछ फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ही थिक उनका कवर होता है ना, मतलब बहुत ही डेंस एरिया होता है हम कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे तो एरिया डेंस होगा, और एरिया डेंस होगा तो पूरी तरह कवर्ड होगा, यानी कि सनलाइट कैन नॉट पेंट्रिएट, सनलाइट भी उसके अंदर घुस नहीं सकती। ठीक है, दस मेकिंग द फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट क्वाइट डार्क, इससे क्या होता है जो फ्लोर है वो बिल्कुल डार्क हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत ही घना जंगल है और बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर सनलाइट भी पास नहीं हो सकती। ए रूप ऑफ कवर फॉर्म्ड ओवर द अदर शॉर्ट प्लांट्स बाय द ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज इज कॉल्ड कैनोपी। ठीक है, अब बात आती है कि कैनोपी एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिनका जो अपर पार्ट होता है ना, उसको हम कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, जो अपर पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। और जो ब्रांचेस पार्ट होता है, ठीक है, स्टेम पार्ट होता है, उसको हम क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन। द डिफरेंशिएट हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड एट डिफरेंट हाइट बिलो द कैनोपी एज कॉल्ड अंडर स्टोरीज। ठीक है, और प्लांट्स के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम अंडर स्टोरी कहते हैं।
ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो प्रांत के नीचे का पार्ट से मतलब समझ सकते हो आप, ये देखो जो स्टेम वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये अंडर स्टोरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्राउन भी पार्ट है और ये आपका कैनोपी पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला जो कवर्ड पार्ट होता है ना, जैसे किसी जंगल के ऊपर से हम अगर ड्रोन उड़ा के अगर हम कोई फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो वो कैनोपी का फ़ोटो कैप्चर होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो कैनोपी होती है, ठीक है। सब्स एंड स्मॉल ट्रीज फॉर्म द अंडर स्टोरी एंड द हब्स एंड ग्राउंड फ्लोरा फौना ऑफ द लोएस्ट ऑफ द स्कूल अंडर स्टोरी, यानी कि जो आपके हर्ब्स होते हैं, ठीक है, उनका जो लोएस्ट पार्ट होता है वो अंडर स्टोरी होता है। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट इज डार्क, ठीक है, फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है वो डार्क होता है और कवर्ड विद द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स लाइक ब्रांचेज ट्यूब्स लीव्स, ठीक है, इनसे कवर होता है। दिस डिकेइंग मैटर इज मोस्ट एंड वार्म, ये जो डिकेइंग मैटर होते हैं वो मोस्ट होते हैं और वार्म होते हैं, ठीक है। अब इनमें देखो मशरूम है, कैन बी सीइंग ग्रो ओवर देम, यानी मशरूम भी यहाँ पर हो सकती है, और बहुत ही टिनी इंसेक्ट्स लाइक जैसे बीटल्स है, ठीक है, एंड आर्ट्स है, कैन आल्सो बी सीन, यानी कि यहाँ पर ये भी देखे जाते हैं, ठीक है, इन डिकेइंग मैटर्स पे। आगे हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, ठीक है। और फिर जब ये डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं तो उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस एक फर्टिलिटी होती है एक तरह से, ठीक है, फर्टाइल होती है, यानी कि ह्यूमस से ही क्या होता है, हमारी मिट्टी में जो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। और ह्यूमस में कन्वर्ट करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि ये जो डेड या डिकेइंग जो मैटर्स होती है उनको डिकम्पोज करते हैं। आगे देखो एक्टिविटी 1 है तो इसको पढ़ लेते हैं। देखो टू शो दैट डिकेइंग मैटर इज वार्म, है ना, तो हमें यहाँ पर ये शो करना है कि डिकेइंग जो मैटर्स है वो वार्म होते हैं नहीं होते। तो देखो डिग ए स्मॉल एंड डिप इट, हमें गड्ढा खोदना है और उसमें कुछ पत्तियाँ डालनी है, ठीक है, एंड वेजिटेबल वेस्ट भी हम डाल सकते हैं उसमें, और उनके ऊपर थोड़ा वाटर हमें डालना है, यानी पानी छीड़ना है, ठीक है, और फिर उसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है। और कुछ दिन के बाद में हम जैसे उसको ओपन करते हैं, ठीक है, और तो हम फील करते हैं कि जो मिट्टी है या फिर जो हमने चीज़ें उसमें डाली हैं वो अपने आप में क्या हो गई, बॉम हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम फूड चेन की। तो देखो फूड चेन मीन्स क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इससे एक चैन तैयार होती है जिसको हम फूड चैन कहते हैं। जैसे देखो घास है, ठीक है, ग्रास, तो ग्रास को ईट करता है ग्रास ऊपर, ठीक है, और ग्रास ऊपर को ईट करता है फ्रॉग, फ्रॉग को ईट करता है स्नैक, स्नैक को ईट करता है ईगल। तो यानी कि सभी जो एनिमल्स हैं या फिर सभी जो टाइप ऑफ फूड ही हम कह सकते हैं इनको फूड है, ये एक तरह से फूड चेन बना रहे हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हम जैसे फ्रॉग, तो फ्रॉग के लिए फूड क्या है, ग्रास ऊपर, और अगर हम बात करते हैं स्नैक की, स्नैक के लिए फ्रॉग फूड है। ईगल की बात करते हैं तो उसके लिए फूड क्या है, स्नैक है। तो ये हमारी एक चैनिंग सिस्टम तैयार होती है जिसको हम फूड चैन कहते हैं, ठीक है। अब देखो फूड चैन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए सिक्वेंशियल मैनर वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर, मतलब जो होता है फूड चैन वो एक तरह से एनर्जी का कन्वर्जन करता है, ठीक है। और ये फूड चैन क्लियरली एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द बेरीज, ठीक है। फूड चैन से हम समझ सकते हैं कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अभी हमने अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फूड चैन के बारे में, और अब हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। देखो चैन चैन तो आपने पढ़ लिया, अब ये वेब है। वेब का मतलब कि हर कोई किस किस पे डिपेंडेंट होता है ना। देखो जैसे हम बात करते हैं इस प्लांट्स की, ध्यान से समझो इसको, प्लांट्स हैं तो प्लांट्स पर हमने देखा गॉड डिपेंडेड है, ठीक है, और प्लांट्स पे ये आपका रैबिट डिपेंडेड है, ठीक है, ध्यान से देख लो। और अब इधर बात करते हैं तो ये आपका शायद फॉक्स है, तो फॉक्स किस पे डिपेंडेड है, इस पे डिपेंडेड है गॉड पे, और फिर लॉयन फॉक्स पे डिपेंडेड है, ठीक है। एक तो ये आपका वो बन गया, क्या बोलते हैं फूड, वो क्या बोलते हैं वो साइकिल, फूड साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं तो देखो जो फॉक्स है, फॉक्स आपके इधर गॉड पे डिपेंडेड था, बट फॉक्स इस रैबिट पे भी डिपेंड है, ठीक है, समझ में आ गया। और इधर हम बात करते हैं तो ये आपका जो रैबिट है, ठीक है, रैबिट पे कौन डिपेंड है, ये डिपेंड, ठीक है, ये कैट डिपेंडेड है, और कैट पे डिपेंडेड है लॉइन। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट से लग रहे हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। देखो इन द फूड चैन सो अलोंग
साइड ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास ऑपर, जो भी हमने अभी भी देखा था। इट कैन आल्सो ईटन बाय द अदर हर्बीवर्स सच एज, देखो काऊ है, ठीक है, यानी कि घास जो ग्रास होती है, ग्रास ऊपर खाता है, बट ग्रास को काऊ भी खाती है। देन ग्रास ऊपर इज देन ईट बाय फ्रॉग एंड द फ्रॉग कैन बी फर्दर ईटन बाय द स्नैक, जो हमने अभी जो फूड चेन देखी थी, ठीक है। और ईगल को कौन खाता है? ईगल को पिकॉक खाता है, ईगल को पिकॉक खाता है। तो द स्नैक इज टर्न इन ईटन बाय एन ईगल ऑफ द अदर कार्निवर्स, ठीक है। और स्नैक भी ईगल के द्वारा खाया जाता है। तो दिस सो दैट मैनी फूड चैन गेट्स इंटरलिंक्ड, यानी बहुत सारी फूड चैन जो होती है इंटरलिंक्ड होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब कहते हैं, ठीक है। ठीक है, चैन तो आपको समझ में आ गया। अब फूड वेब क्या होगी? बहुत सारी जो फूड चैन होती है वो एक दूसरे से लिंक होती है, उसको हम फूड वेब कह सकते हैं, यानी कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो, दस इफ़ एनी वन फूड चैन इज डिस्टर्ब्ड, और इनमें से कोई भी फूड चैन डिस्टर्ब होती है, अदर फूड चैन आल्सो गेट अफेक्टेड, तो दूसरी फूड चैन भी अफेक्टेड हो जाती है। इन द सेम वे एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन पार्ट्स, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट का एवरी पार्ट होता है वो एक तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है बच्चों। आगे हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट ए डायनेमिक एंटिटी, ठीक है। फॉरेस्ट ए डायनेमिक एंटिटी, तो देखो देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चैन, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यू नो दैट आल्सो, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन में बहुत सारी एनर्जी होती है, और ये एनर्जी अर्थ सरफेस पर प्लांट के द्वारा ट्रैप की जाती है। आपको पता है, क्योंकि जो हमारा प्लांट होता है वो सनलाइट का यूज करके ही फूड तैयार करता है। तो जैसे ये सनलाइट को यूज करता है तो सनलाइट की एनर्जी प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स की एनर्जी फूड में जाती है, समझे आप। तो ये पार्ट ऑफ एनर्जी फॉर्म ऑफ प्लांट्स इज पास द हर्बीवर्स, तो वो जो एनर्जी है प्लांट्स के द्वारा हर्बीवर्स में जाती है। और वैन कार्निवर्स ईट हर्बीवर्स, और जब कार्निवर्स हर्बीवर्स को ईट करता है तो वही एनर्जी कार्निवर्स में चली जाती है। ध्यान से देखना तुम, यानी कि सनलाइट की जो एनर्जी है पहले कौन? प्लांट्स में जाती है, फिर प्लांट्स को जो ईट करता है उसमें जाती है, हर्बीवर्स में। अब जो हर्बीवर्स को कार्निवर्स ईट करता है तो उसमें जाती है, ठीक है। अब देखो कार्निवर्स में तो आ गई। अब ध्यान से सुनो, डिकम्पोजर्स हेल्प द रिटर्न टू न्यूट्रिशन इनटू द सॉइल बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड एंड डिगिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जब कोई प्लांट्स एनिमल्स डेड हो जाता है, डिगिंग हो जाता है, तो फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। फिर वो एनर्जी मिट्टी में चली जाती है समझे, और फिर प्लांट्स को दोबारा ले ली जाती है, यानी कि जब प्लांट्स फिर से उसको ले लेता है, रीजनरेशन कर लेता है, और फिर से ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डायनेमिक एंटिटी कह सकते हैं, कि जो एक तरह से एनर्जी है उसका कन्वर्जन होता रहता है। एनर्जी, वैसे एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी बेटा, एनर्जी को ना तो हम बना सकते ना एनर्जी को ख़त्म कर सकते। पहली बात तो ये है, एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है एनर्जी हमेशा, ठीक है। अब देखो फैक्ट फाइल में क्या है, बैम्बू कैन ग्रो एज फास्ट एज 91 सेंटीमीटर इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में 91 सेंटीमीटर बैम्बू प्लांट ग्रो करता है, तो ये उसकी कैपेसिटी है। आगे देखो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो भैया फॉरेस्ट के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस है। देखो, अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड यूज इट फुलफिलिंग इन बेसिक नीड्स, पहले के ज़माने के लोग फॉरेस्ट में रहते थे तो वो अपनी बेसिक नीड्स सब इसी से फुलफिल करते थे, जैसे कपड़े हैं, फूड है, शेल्टर है, जो भी है। फॉरेस्ट आर इवन यूजफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट टुडे, आज भी हम इस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फॉरेस्ट का यूज करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे देखो पहला पॉइंट, फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ फूड, जंगल जो होते हैं आपके, फॉरेस्ट जो होते हैं फूड के सोर्सेज हैं। आपको पता है कि जितने भी आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्पाइसीज है, ठीक है, ये सब हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एनिमल्स फीड ऑन द प्लांट्स, ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स प्लांट्स को फीड करते हैं, तो उनको भी एक तरह से फूड मिलता है और इनको भी डायरेक्टली एनर्जी मिलती है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, यानी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल आते हैं, कच्चे माल जो आते हैं वो जंगलों से आते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं,
फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ यूजफुल प्रोडक्ट जैसे वुड है, रबर है, ऑयल है, फाइबर है, ये सभी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। जूट है, कॉटन है, सब चीज़ें, ठीक है। लीव्स एंड फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स सच यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियाँ, फ्लावर्स और उनके अदर पार्ट्स जो होते हैं मेडिसिन में काम आते हैं, ठीक है। तो ये इनके यूजेज हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। आगे हम बात करते हैं फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट जो होते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब मिट्टी को, इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटना, ठीक है। आपने देखा होगा बारिश आती है तो मिट्टी कट कट के बह जाती है, ठीक है। और जिस जगह फॉरेस्ट नहीं होते हैं या प्लांट्स नहीं होते हैं उस जगह की मिट्टी कट जाती है, बह जाती है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। तो फॉरेस्ट जो होते हैं प्रिवेंट करते हैं इस चीज़ को। देखो, द रूट्स ऑफ द ट्री होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, यानी कि जो रूट्स होती है प्लांट की वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करती है, पकड़े रखती है। इससे क्या होता है, वो मिट्टी जो होती है वो उसका इरोजन नहीं होता है। एज देयर आर मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट दे कंट्रोल द सॉइल। अगर फॉरेस्ट में काफ़ी सारे पेड़ होते हैं तो वो पूरी सॉइल को पे कंट्रोल करते हैं और उसको एक तरह से होल्ड करके रखते हैं। ट्रीज आल्सो एक्ट एज बैरियर फॉर ब्लोइंग विंड। और देखो, ट्रीज जो होते हैं विंड के लिए एक बैरियर की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या है, अब विंड क्या है, विंड से भी सोइल इरोजन होता है, ठीक है। मिट्टी जो विंड के साथ में उड़ के जाती है तो इससे भी सोइल इरोजन होता है। लेकिन फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक तरह से बैरियर की तरह कार्य करते हैं, वो विंड को रोकते हैं, हवाओं को रोकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी बच जाती है, यानी कि रीजन उसका रीजन नहीं होता है। तो समझ लिया आपने। अगला हम देखते हैं फॉरेस्ट का यूजेज। हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड एंड ड्राउट। फॉरेस्ट जो होती है फ्लड और ड्राउट को कंट्रोल करती है। कैसे, देखो, ट्रीज एक्ट एज बैरियर ऑफ द, अभी हमने देखा कि ट्रीज जो होते हैं वो आपके पानी की स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिड्यूस। तो फॉरेस्ट एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है, अलाउइंग इट सीप इनटू द सॉइल, यानी कि जंगल जो होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हैज़ हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड, जिससे फ्लड में कंट्रोलिंग हो जाती है। और दिस आल्सो हेल्प मेंटेन द वाटर टेबल, और इससे वाटर टेबल भी मेंटेन हो जाता है थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ड्राउट को भी प्रिवेंट करती है। आगे हम देख रहे हैं फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल्स। जंगल जो होते हैं बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है। जैसे देखो, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू काउंटलेस एनिमल्स, यानी कि बहुत काउंटलेस, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे एनिमल्स का घर होता है फॉरेस्ट। मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड है, मंकी है, डियर है, लोइन है, एलिफेंट है, टाइगर है, रेबिट है, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं। आगे अनदर यूज पढ़ते हैं हम फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट आर आल्सो ए होम ऑफ ट्राइबल पीपल, यानी जो ट्राइबल पीपल होते हैं जो जंगलों में रहते हैं उन लोगों के लिए फॉरेस्ट एक घर होता है उनके लिए। तो देखो, मैनी ट्राइबल लिव्स इन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन्स। वो इन सभी अपनी ज़रूरत के लिए पूरी तरह प्लांट्स पर या फिर ट्रीज पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखो, फॉरेस्ट मेंटेन द लेवल ऑफ O2 एंड CO2, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन और CO2 का जो लेवल है वो मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, फॉरेस्ट हेल्प टू प्योरीफाई एयर। एनिमल्स जो होते हैं आपको पता है ऑक्सीजन का यूज करते हैं अपने ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए, तो वो ऑक्सीजन प्लांट्स के द्वारा आपको दी जाती है, ठीक है। और हम जो CO2 छोड़ते हैं उसको प्लांट्स टेक करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉरेस्ट जो है O2 और CO2 का बैलेंस रखता है, ठीक है। हाँ, आगे देखो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज O2 एज वाइड प्रोडक्ट, इट इज़ फॉर रीजन एज द फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए O2 प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं
वो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब यूज करते हैं, और उसके बदले में हमें O2 देते हैं। इसलिए हम प्लांट्स को एक तरह से ग्रीन लंग्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो यूजेज है फॉरेस्ट का वो है आपके फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग। फॉरेस्ट जो होते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब देखो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में होता क्या है? ये बहुत बड़ा एनवायरनमेंट इशूज है आजकल हमारे लिए, ठीक है। और द एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, देखो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, वो आपके ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही इंक्रीज होता है ना। मतलब CO2 का अगर लेवल बढ़ता है हमारे एनवायरनमेंट में तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। CO2 का लेवल बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। और आपको पता है कि CO2 का लेवल कब बढ़ता है? अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स नहीं होंगे तो CO2 का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि CO2 को टेक करने वाले कौन होते हैं? प्लांट्स हैं। हमारी तो कैपेसिटी होती नहीं है कि हम CO2 को टेक कर सकें, ठीक है, क्योंकि हम तो O2 को टेक करते हैं, हम तो ऑक्सीजन को टेक करते हैं। तो CO2 को टेक करने वाले प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो उनका लेवल बढ़ेगा। किसका? CO2 का लेवल बढ़ेगा एनवायरनमेंट में, यानी कि CO2 ज़्यादा हो जाएगी, और CO2 ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो प्लांट्स यूज्ड CO2 फ्रॉम द एयर एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कीप द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसलिए फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है, पेड़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं O2 और CO2 को, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट हेल्प टू रेगुलेट क्लाइमेट। क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए फॉरेस्ट हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। देखो प्लांट्स आपको पता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और इसको हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स की जो पत्तियां होती है उनसे वाटर वेपर रिलीज होता है, एक तरह से वाटर को वो रिलीज करती है, जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको वो रिलीज करती है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? वाटर साइकिल का रेगुलेशन बनता है, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर जाता है, ऊपर से पानी नीचे आता है, ठीक है, बरसात के रूप में। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारा जो क्लाइमेट है वो एक तरह से रेगुलेट होता है। आगे हम बात करें, फॉरेस्ट सर्व एज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। फॉरेस्ट जो होते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे यूज किए भी जाते हैं, और ये रिक्रिएशन का अच्छा माध्यम होता है, ठीक है, मनोरंजन का। जैसे कैंपिंग है, हाइकिंग है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए यूज करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कुछ टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स की, जिनमें आपके ट्रू फॉल्स हैं। देखो प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड कूल, तो बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन लंग्स, बिल्कुल सही है। ट्रीज कैन कंट्रोल फ्लड्स, बिल्कुल सही है। और कैनोपीज फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम, स्टेम के ऊपर का पार्ट, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट आर क्रिएटेड बाय मैन, तो ये बिल्कुल गलत है। फॉरेस्ट इंसानों के द्वारा क्रिएट नहीं होते। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी एनिमल्स, बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स किस प्रकार पर डिपेंडेड है। वो आपने थोड़ा बहुत देख लिया है, बाकी का देख लो। तो पहला पॉइंट है एनिमल्स। देखो एनिमल्स होते हैं जितने भी, वो अपने रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें CO2 को आउट करते हैं, ठीक है। और CO2 को आउट करते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? उसी CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्ड्स एंड सम एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन, ठीक है। बर्ड्स और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, विच इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, जो कि फॉर्मेशन ऑफ सीड्स के लिए यानी कि सीड्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि सीड्स का फॉर्मेशन तैयार होता है। आगे है एनिमल्स आल्सो हेल्प इन द डिस्पेर्सल ऑफ सीड्स, हाँ बिल्कुल। एनिमल्स जो होते हैं सीड्स का डिस्पेर्सल करने में एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड होना और एनिमल्स का प्लांट पर डिपेंड होना बिल्कुल जायज़ है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल्स एंड देयर डेड बॉडीज एड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, यानी कि जो एनिमल्स का एक्सक्रीशन होता है यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो मिट्टी में मिलके न्यूट्रिशन मिट्टी को प्रोवाइड करता है, और इसी प्रकार से इनकी जो डेड बॉडीज़ होती है वो भी, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं बॉडी में वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, और जिनको प्लांट्स अपनी ग्रोथ में यूज करता है, ठीक है। प्लांट्स अपनी ग्रोथ में जो यूज करता है वो मिट्टी से तो करता है, और मिट्टी में ही ये मिलते हैं।
इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे हम कुछ बात कर रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं किस प्रकार प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो देखो, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और उसको हम लेते हैं, यानी एनिमल्स भी लेते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ब्रीथिंग के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है। प्लांट जो होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग हो, सब के लिए फूड प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ डायरेक्टली प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली मीनिंग है जैसे हमने किसी प्लांट से कोई फ्रूट खाया, वो डायरेक्टली है। बट इनडायरेक्टली मीनिंग है जैसे शेर घास नहीं खाता, लेकिन शेर जिस एनिमल को खाता है, जैसे शेर ने मान लीजिए बकरी खाई, गोट खाई, तो गोट तो घास खाता है, तो यानी कि इनडायरेक्टली शेर ने भी उस ग्रास को खाया, तो ये इनडायरेक्टली। बर्ड एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव इन ट्रीज, बिल्कुल सही है। जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स वगैरह एनिमल्स है कुछ, वो पेड़ों पे रहते हैं और पेड़ों के नीचे रहते हैं, ठीक है। इन दिस वे, अब इससे हमें पता लग गया कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। देखो, डिफोरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, ठीक है। ज़्यादा स्केल पर अगर हम पेड़ों को काटेंगे लाइक दिस इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन के रीजन्स क्या हैं, बहुत नीचे देख लो। आवर पॉपुलेशन इंक्रीज, देखो हमारी पॉपुलेशन आपको पता है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है। जंगलों को काटा जाता है, क्यों? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए रहने के घर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और घर ज़्यादा चाहिए तो पेड़ों को काटना पड़ेगा ताकि उनको घर मिल सके। और खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है। खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपका जो एग्रीकल्चर स्पेस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और उसके लिए भी हमें जंगलों को काटना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से ये डिफोरेस्टेशन के कुछ रीजंस हैं। हाउस, इंडस्ट्रीज, रोड्स, इन पर्पज़ के कारण भी हम डिफोरेस्टेशन करते हैं। दीज आर आल्सो कट फ्रॉम द मेकिंग वुड एंड पेपर। देखो, पेपर, कॉपी, पेन जिन पे आप लिखते हो, ये भी आपके पता है होना चाहिए कि वुड से ही बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो पेपर बनता है वो वुड से बनता है। और वुड आपको पता है डिफोरेस्टेशन प्रोसेस करना पड़ता है वुड को लेने के लिए। आगे है द प्लांट कवर हैज़ आल्सो बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू द ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है एनिमल्स के दोबारा ग्रेज करना। इससे भी जो प्लांट्स है वो बिल्कुल कम हो गए हैं, यानी कि पेड़ पौधे कम हो गए हैं, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो उनको खा के और उनकी ग्रोथ को ही ख़त्म कर देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफोरेस्टेशन, ठीक है। देखो वाइल्ड लाइफ विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ द फॉरेस्ट। देखो, जो जंगल में रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो बेचारे फॉरेस्ट में ही सर्वाइव करते हैं। एज फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल्स का घर होता है फॉरेस्ट। देयर विल बी एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हमें भी इनकी सिक्योरिटी हो सकती है, यानी कमी हो सकती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सिंस फॉरेस्ट प्ले मेजर रोल इन कीपिंग द एनवायरनमेंट कूल, फॉरेस्ट जो होते हैं एनवायरनमेंट को कूल बनाने के लिए रोल प्ले करते हैं। एंड ये हमारे जो रेनफॉल सिस्टम होता है उसको भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो जो आपका रेनफॉल सिस्टम है वो भी एक तरह से रिड्यूज होगा और आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, मैंने बता ही दिया, क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ जाएगा अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो। क्योंकि फॉरेस्ट ही होते हैं, जंगल ही होते हैं, पेड़ ही होते हैं जो कि CO2 को टेक करते हैं। और जब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन विल इंक्रीज, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो सॉइल इंक्रीज होगा, है ना। और जिससे सॉइल अफेक्ट्स होंगे, यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उस पर इफेक्ट्स होगा, ठीक है। फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी और इस प्रकार से वो सॉइल है वो एक तरह से यूजलेस हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, कि हम फॉरेस्ट को किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं या फिर हम फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में किस प्रकार अपना रोल दे सकते हैं। तो देखो,
ह्यूमन्स आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू फुलफिल देयर नीड्स। इंसान जो होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते हैं विदाउट द थिंकिंग इट्स कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसकी वो ये भी नहीं सोचते कि पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और देयर इज ए अर्जेंट नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट, सो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेड़ों को बचाएं। हम पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए नीचे कुछ वेज दे रखे हैं। जैसे देखो, पहला पॉइंट है ईच वन ऑफ द शुड प्लांट ट्री, हर किसी को प्लांट लगाने चाहिए, ठीक है। दिस हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन, इससे सॉइल एरोजन होता है, सॉइल एरोजन प्रिवेंट होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल होती है। एंड प्लांटिंग ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। ओके, ये कह रहा है कि जो एफोरेस्टेशन क्या होता है, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को काटना, लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटना। एफोरेस्टेशन मतलब लार्ज स्केल पर पेड़ों को लगाना, यानी प्लांटिंग ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन दोनों ही एक दूसरे के एंटोनियम से। आगे हम बात करते हैं, पीपल शुड बी मेड अवेयर टू द इल इफेक्ट्स ऑफ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट, ठीक है। शुड बी डिस्करेज द कटिंग डाउन टू बी लैंड एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन पर्पज। देखो लोग बाग जो हैं, ठीक है, पेड़ों को काट रहे हैं, कुछ अपने इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, कुछ अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ एग्रीकल्चर के लिए। तो इस सभी का एक तरह से इल इफेक्ट या फिर बैड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इलीगल लॉगिंग शुड बी स्टॉप्ड एंड शुड बी क्लियर्ड एट द पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि जो इलीगल लॉगिंग होती है, पेड़ों को काटा जाता है, इसके लिए भी हमें एक्शन लेना चाहिए। और देखो ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। एनिमल्स के द्वारा जो ओवर ग्रेजिंग होती है उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब उसे भी हमें बचाना चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। जंगल में आग लगती है, यू नो दैट, उससे भी काफ़ी सारे जो जंगल है ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी एक तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। विच आर ऑफ्टन कॉज्ड बाय द केयरलेस वुमन। अब देखो जंगलों में आग जो लगती है वो हमारी एक्टिविटी के ही कारण लगती है, ठीक है। लाइक बर्निंग ऑफ डेब्रिज, कैंप फायर्स जो भी है, इन सब से हमारी मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमारी केयरलेस के कारण ही ऐसा होता है। तो इस चीज़ को भी हमें बचाना चाहिए। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। प्लांट्स गिव्स एनिमल्स, प्लांट्स गिव्स एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स को क्या देते हैं, तो फूड एंड शेल्टर देते हैं। अगला है इट्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, प्लांटिंग को क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन बोलते हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। तो अगला है ऑफ फॉरेस्ट इज अर्जेंट नीड, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, इज अर्जेंट नीड, कंजर्वेशन करना अंदर हमारे एक तरह से अर्जेंट नीड है। आगे है बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प इन, बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प इन विच इज एसेंशियल फॉर सीड फॉर्मेशन, तो इसमें आएगा आपका पॉलिनेशन। आगे है ऑफ द एनिमल्स लीड्स टू बी डेफोरेस्टेशन, ठीक है, कटिंग ऑफ द एनिमल्स, नहीं कटिंग ऑफ द एनिमल्स, नहीं फूड आएगा इसमें, फूड ऑफ द एनिमल्स लीड्स टू डेफोरेस्टेशन। तो ये आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। और बाकी के सारे चैप्टर्स का एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 to 17 में सभी क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ और एक्सप्लेनिंग वीडियोज़ आप देख सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।